Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज के इस लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना है। क्या मतलब हुआ nth ऑर्बिट का, इस पे हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। हमारी इसी टॉपिक की सेकंड वीडियो है। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी एटम के nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस क्यों? उसने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसका मास है m, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो, ये तो हम जब कह रहे होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, तो ये तो हम समझे कि एक आम जबान में कह रहे होते हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो साइंस में जो हम काम तौर पर काम कर रहे होते हैं आमतौर पर, वो क्या होता है, वो ऐसा यूनिट्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा यूनिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस वैल्यू को इस डेरिवेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे E से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? E, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? M होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उसको हम लेंगे m। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें, ये दो चीजें हमारे पास हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अब हमारे पास देखें क्या है कि अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है तो उसके अंदर दो चीजें लग रही, दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं। अगर कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे जिसका रेडियस फिक्स हो, जैसे इलेक्ट्रॉन फिक्स रेडियस में रिवॉल्व करता है, चूंकि इसका रेडियस फिक्स है तो इसके ऊपर टू फोर्सेस लग रही हैं। एक है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th मैट्रिक में। अब ये बोथ फोर्सेस जो हैं इक्वल होती हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहती है कि ये चीज मेरी तरफ अट्रैक्टेड रहे, यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहती है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाए तो अच्छा है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक टुवर्ड्स द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। अब जो इनका फॉर्मूला है वो भी आपको पता है, मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? ये होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से मालूम होती है? ये हमें मालूम होती है कूलम्स लॉ से। ठीक है, ये कूलम्स लॉ से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता चलेगा। अब ये कूलम्स लॉ कौन सा लॉ है? ये अब आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था 9th में मैट्रिक में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है और बड़ा मशहूर लॉ है। तो आप कहेंगे कि सर इतनी पुरानी बात 2 साल पहले की किसको याद रहती है? लेकिन ये लॉ की कुछ वर्डिंग इस तरीके से है कि ये याद रह जाता है। ये जो लॉ है ना, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ से बड़ी हद तक रिलेटेड होता है, उसी जैसा लॉ होता है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ क्या कह रहा होता है हमसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जमीन हर चीज को अट्रैक्ट कर रही होती है ना, तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? ग्रेविटेशनल लॉ ये आपसे कह रहा होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, वो मैस, प्रोडक्ट ऑफ मैस से डायरेक्टली रिलेटेड है और डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से इनवर्सली रिलेटेड है। ये ग्रेविटेशनल लॉ कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज of mass m1 and m2 is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance। बिल्कुल इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव में भी तो अट्रैक्शन होती है। उसको कौन बताता है? उसको बताता है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या कहेगा? कूलम्स लॉ हमसे ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिटली चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी वो चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होगी। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे +1 और -1 के दरमियान अट्रैक्शन होगी, लेकिन +2 और -2 के दरमियान अट्रैक्शन उससे भी ज्यादा होगी। तो जितना चार्जेस बड़े होंगे उतनी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और जितना फासला उनमें, डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतनी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, जितना उन चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि फासले कम होने चाहिए। अब देखें, अब हमें ये जो लॉ है ये अप्लाई करना है किसके ऊपर? ये लॉ हमें अप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड। अब देखें, अब अगर हम इसको अप्लाई कर दें, तो अगर मैं ये कहूं कि Q1 किसका, Q1 मिसाल Q1 Q2 और R स्क्वायर की बात करें, तो मैं ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पर ये चार्ज ऑन क्या है? इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर थोड़ी हमें बात करनी है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है E होता है, लेकिन न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें क्या होगा? 1 प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे कि प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ना प्रोटॉन का चार्ज की, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? इसी बात को जरा दूसरे अल्फाज में कहें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1, तो प्रोटॉन पर चार्ज +1, तो चार्ज तो सेम ही हुआ ना, बस साइन का फर्क है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन चेंज है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो प्रोटॉन का चार्ज वो भी E होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्रोटॉन का चार्ज +E लें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E लें। अब ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम आप कीजिएगा। ठीक है,
मेरी इस पूरी डेरिवेशन में मैंने प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई लिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी प्लस ई लिया है। अब ये मैं पूरी डेरिवेशन करूंगा, आप इसको एंड तक चले जाइएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर देखिएगा, आप इस डेरिवेशन को कीजिएगा कि यहाँ प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई रखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई रखें, और सारी डेरिवेशन ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आखिर में रिजल्ट क्या आएगा, आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट आखिर में नेगेटिव आएगा। जो रेडियस फाइंड आउट होगा ना, रेडियस फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, तो रेडियस नेगेटिव आ जाएगा, और रेडियस तो लेंथ है, लेंथ कहीं नेगेटिव होती नहीं, ठीक है। तो चूंकि हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, साइन में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी प्लस ई लेते हैं और प्रोटॉन का चार्ज भी ई ले रहे हैं। यहाँ हम क्या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, चार्ज के अंदर, साइन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसमें एक प्रोटॉन होगा, उसका चार्ज कितना होगा, 1 ही होगा। अब अगर हम आ जाए हीलियम पॉजिटिव के ऊपर, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये हीलियम पॉजिटिव क्यों लिया, इसलिए कि इसके ऊपर हम पिछली वीडियो में बात करके आ रहे हैं, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसके अंदर कितने होंगे प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर, और 2 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, 2e। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके अंदर एक प्रोटॉन का चार्ज 1e। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का चार्ज 2e। अगर हम कोई एटम X ले लें जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, तो उसके अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे और उनका चार्ज Ze होगा। अगर हम कोई सा एटम लें X, तो उसके अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे और Z प्रोटॉन्स के अंदर क्या होगा, चार्ज Ze होगा। और ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये क्या आ गया हमारे पास, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे फोर्स की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया E, न्यूक्लियस का चार्ज पता चल गया Ze, और डिस्टेंस कितना है r², तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, ये फोर्स हमारे पास हो जाएगी Ze² अपॉन r², ठीक है। अब जो हमारे पास ये फोर्स आ गई, इसके अंदर आप देखें कि कांस्टेंट कहाँ गया, कांस्टेंट भी तो होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, Ze² अपॉन 4πε0। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 4πε0, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर बात करें ना, तो 4πε0 कांस्टेंट नहीं है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। ये कांस्टेंट हमारे पास है 1/4πε0, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो अब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियस क्या आई, Ze² अपॉन 4πε0 r², ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर ली कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन आ गई Ze² अपॉन 4πε0 r²। ये काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का, Ze² अपॉन 4πε0 r²। देखें ये यहां से लेकर यहां तक, अब ये जितना भी काम है ना, ये सारा का सारा वो काम है कि जो आपने एग्जाम में नहीं लिखना, इससे इसका ताल्लुक हमारे एक्सप्लेनेशन से, इसका ताल्लुक एग्जाम में लिखने से
नहीं है। स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के जो पेपर होते हैं, ये लेक्चर हमारा है ही फेडरल बोर्ड के लिए। उसके अंदर अब आपको ई शीट के अंदर आंसर देना होगा, वो भी लिमिटेड स्पेस के अंदर, तो इसमें आप फालतू काम नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रैकेट्स में मैंने अभी कर दिया ना, सारा का सारा इसका एग्जाम से ताल्लुक नहीं है, बस इसका एक्सप्लेनेशन से समझने से ताल्लुक था। आपको रहना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is calculated with the help of Coulomb's law, and that force of attraction comes out to be z square upon 4 pi epsilon naught r square। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इसको तो मैं रब कर रहा हूँ, देखें ये जो मैंने काम किया था ना, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे 4 pi epsilon naught की, और ये जो काम है ना, ये भी आपका एग्जाम में लिखना नहीं है आपने, ये भी थोड़ा सा बस ऐसे ही समझने से इसका ताल्लुक है। समझे कि रफ वर्क होगा अभी जो मैं करने जा रहा हूं ना। अब देखें, अब ये जो आया है ना पाई, आप लोग सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी का क्या मतलब है, होता है इजाजत देना, इजाजत देना या अलाउ करना। क्या मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये अपनी मोहब्बत में क्या कर रहा है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज के अराउंड घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, स्पेस है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, स्पेस है। आप इस स्पेस को चाहे तो समाज की दीवार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, ये कितना इन दोनों चाहने वालों को अलाउ करती है कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है, वो कितना इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करना अलाउ करता है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और कितना अलाउ करता है, वो है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब देखें कि ये है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हम लोगों ने इसका भी ये वैल्यू तो खैर आपको याद होनी चाहिए। ये थोड़ा सा हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है। अगेन ये जो काम है, ये इसका ये एप्सिलॉन नॉट तो आपसे रिक्वायर्ड होगा कि आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी तो हमने आपको खाली एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये भी हम आपसे एग्जाम में ये चीज भी आपसे मांगी नहीं जाती। अब देखें, अब अगर हम आते हैं, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं डेरिवेशन को। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने ये किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू पुट की है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट की है। अब हमें चाहिए तो आर, तो आर को सेपरेट कर लें, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं। आर को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये r से r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 1/r इज इक्वल टू mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर। mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए वैल्यू r की। अब ये तो 1/r है, तो रेसिप्रोकेट बोथ द साइड, बोथ साइड पे एक साथ रेसिप्रोकेट करें। अगर आप इस साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये बन जाएगी r, और इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये नीचे की वैल्यू आ जाएगी ऊपर, ZE स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू आ जाएगी नीचे, mv स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास खैर से क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन आता है कि शो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स is less than velocity of electron in lower orbits। ये आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हायर ऑर्बिट में स्लो होती है और लोअर ऑर्बिट में हाई होती है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी नजदीकी ऑर्बिट में, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हाई होगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी बड़े ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो लो होगी। ये आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखें इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर देखें ये होगा कि अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर कंसीडर करूं और इसमें ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, ये एटॉमिक नंबर ये भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। तो अगर सारे कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? सही कह रहे हैं। जब हम ये थोड़ा सा रिवर्स काम है कि जब कभी भी हम कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। सारे कांस्टेंट और इक्वल टू हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया। अब क्या बचा? 1/v स्क्वायर। यहां से पता चलता है कि रेडियस एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। रेडियस एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब जो स्मॉलर ऑर्बिट होगा उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस उसका स्मॉल होगा और वेलोसिटी हाई होगी। इनवर्सली रिलेशन ये बता रहे ना, रेडियस स्मॉल होगा तो वेलोसिटी हाई होगी, रेडियस स्मॉल है तो वेलोसिटी हाई है। यही आपको प्रूव करना था। बड़ा एटम होगा तो आप देख लेंगे उसका रेडियस क्या है। बड़े एटम का रेडियस लार्ज है। बड़े एटम बड़ा ऑर्बिट होगा तो उसका रेडियस क्या होगा? लार्ज होगा, और रेडियस लार्ज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? लो होगी, कम होगी। प्रूफ हो गया यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम आंसर कर सकते हैं। जो इसका आंसर आपको मेरी वेबसाइट पर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का नाम है बॉन्ड टीचर, bondteacher.000 webhostapp.com। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूं तो हम किस तरीके से कहेंगे? हम ये कहेंगे कि
we know that radius is equal to this. According to the formula, radius and velocity are inversely related to each other. ठीक है? As a result, when the orbit is small, the radius is small, its velocity is high according to this relation. When the orbit is large, radius is large and velocity will be low according to this equation, this relation. इस तरीके से जो है हम आंसर कर सकते हैं. देखिए अब तक जो है हम कहाँ पहुंच गए, हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या है, रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर लिया लेकिन खैर से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं मालूम. अब ये हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी मालूम करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब इसी के फौरन बाद मेरी दूसरी सारी जो बोहर लेक्चर की रेडियस की तीन हमारे पास वीडियो लाने वाली, इनको एक गो के अंदर देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए. ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ताकि हम रेडियस कैलकुलेट कर सकें. सो इट्स बेटर कि अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड करें कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ये लेक्चर बर वक्त मिल भी सकें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके. ठीक है? So that's all for today. Inshallah, meet you in the next video. Assalamu alaikum.